वेलकम स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक ट्रिगोनोमेट्री है। ट्रिगोनोमेट्री में हम एक्सरसाइज 8.1 कर रहे थे और ये ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट 3 है। यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कस कर चुके थे पिछले वीडियो में। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इक्वल टू cos B देन सो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B। यहाँ पे हमको क्या गिवन है कि एंगल ए और एंगल बी क्या है, एक्यूट एंगल है और ऐसे हैं कि cos A इक्वल टू cos B है। तो यहाँ पे देखो cos A और cos B हमको कब मिलेगा, जब हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल होगा, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे हैं। तो हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल पहले हम ड्रा कर लेते हैं। ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया और यहाँ पे दूसरा हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ये ले लेते हैं, क्योंकि हमको दो एंगल लेके चलना है। तो इसलिए हम अलग अलग दो राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा कर लिए। अब इनका नाम हम अगर रख लेते हैं L M N, सपोज ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल L M N है और इसी तरह इसका कोई एक नाम रख देते हैं P Q और R। ये आपका दो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब इसमें देखो हमको क्या गिवन है कि दो एंगल जो हमको लेके चलना है, एंगल A और एंगल B। तो यहाँ पे हम इस वाले ट्रायंगल में जो ये वाला एंगल है, एंगल LNM, इसको कह देते हैं कि ये एंगल A है आपका। इसी तरह इस वाले ट्रायंगल में जो PRQ ये एंगल है, इसको क्या कह सकते हैं, इसको हम B मान के चलते हैं। ठीक है, इतना हमने यहाँ पे सपोज करके चल रहे हैं कि ये इसका एंगल A हो गया और ये वाला एंगल B है। अब आपको इंफॉर्मेशन जो गिवन है, तो गिवन इंफॉर्मेशन आपके पास है, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको गिवन है वो क्या है कि cos A इक्वल टू cos B, cos A इक्वल टू cos B, ये इतना हमको पता है। अब cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो cos थीटा आप जानते हैं, cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यही होता है cos का फॉर्मूला। अब हम ये अप्लाई करेंगे तो A एंगल इस वाले ट्रायंगल के लिए है और B वाला एंगल इस वाले ट्रायंगल के लिए है। तो यहां से हम अगर फार्मूला देखेंगे तो cos A इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आपको यहां से पता चला cos A इक्वल टू क्या हो जाएगा। देखो अगर ये एंगल A है, अगर ये वाला एंगल A है तो इसके सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर, ये वाली साइड बेस और ये वाली साइड हाइपोटेनस। इसी तरह यहाँ पे अगर एंगल B की बात होगी तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस। अब यहां से अगर हमको cos A की वैल्यू फाइंड करनी हो तो cos A इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस बाई हाइपोटेनस, बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस क्या है आपका, तो बेस है MN डिवाइड बाई हाइपोटेनस क्या है, तो हाइपोटेनस है LN इक्वल टू, ये cos A की वैल्यू हो गई। cos A की वैल्यू क्या होती है, cos थीटा इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस। तो cos A इक्वल टू बेस यहाँ पे MN है, हाइपोटेनस क्या है, LN है, तो MN बाई LN, ये cos A की वैल्यू हो गई। इसी तरह यहाँ पे इक्वल का साइन है, इक्वल का साइन। अब cos B की वैल्यू लिखना है तो यहाँ पे आ जाओ, cos B ये एंगल की बात होगी तो क्या होगा, cos थीटा इक्वल टू फिर से बेस बाई हाइपोटेनस, बेस यहाँ पे QR है, हाइपोटेनस PR है, तो cos B इक्वल टू क्या हो जाएगा, QR और हाइपोटेनस क्या है, ये आपका यहाँ पे हो गया बेस, cos B इक्वल टू QR डिवाइड बाई हाइपोटेनस क्या है, तो हाइपोटेनस है PR। ठीक है, हमने यहाँ पे सिर्फ cos A और cos B की वैल्यू लिख लिया है, कहाँ से, बेस बाई हाइपोटेनस से। तो ये cos A की वैल्यू है, ये cos B की वैल्यू है। अब दोनों का रेशियो क्या है, इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पे इसका रेशियो करेंगे और इसका रेशियो करेंगे तो दोनों का रेशियो इक्वल हमको मिल रहा है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन गिवन ही थी cos A इक्वल टू cos B। तो इसलिए हम इनको मान लेते हैं कि इनका जो रेशियो आएगा वो किसी नंबर k के इक्वल है। वेयर k इज अ, लिख भी सकते हैं आप, वेयर k इज अ, कोई भी एक क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर क्यों होगा, क्योंकि साइड का रेशियो ले रहे हैं, साइड कभी निगेटिव होती नहीं है, तो इसलिए उसका रेशियो भी कभी निगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए पॉजिटिव इंटीजर ही होगा। अब ये इतना हमको यहाँ से पता चल गया। अब इसके बाद देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये क्या है, बेस बाय हाइपोटेनस है, ये बेस बाय हाइपोटेनस है, तो क्यों ना हम बेस बेस का रेशियो ले लें और हाइपोटेनस का रेशियो। यहाँ पे देखो ये बेस बाय हाइपोटेनस है और ये भी बेस बाय हाइपोटेनस है, तो आप क्या करेंगे, इसको हम इस साइड ले आ रहे हैं,
अब हम इसको इधर ले आ रहे हैं और इसको उधर लेते जा रहे हैं। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा रीअरेंज करने पे ये हो जाएगा आपका mn डिवाइड बाई क्यू आर। इसी तरह जब ये इधर चला गया तो ln डिवाइड बाई क्यू, ln उधर चला गया और ये क्या है यहाँ पे PR है, इक्वल टू K आपका ऐसे ही है। ठीक है, अब हम ऐसा क्यों किए, क्योंकि यहाँ पे देखो अब आप देखोगे mn साइड भी बेस है और नीचे QR साइड भी बेस ही है, तो बेस बेस का रेशियो हो गया। इसी तरह ln साइड यहाँ पे देखो तो ये हाइपोटेनस है और PR जो है ये भी हाइपोटेनस है, तो ये बेस का रेशियो हो गया और ये हाइपोटेनस का रेशियो होगा और ये K के इक्वल है। तो यहाँ से हमको क्या पता चला, यहाँ से हमको ये पता चलता है कि जो mn है, अगर आप देखो ये दोनों इक्वल हैं और ये दोनों किसके इक्वल हैं, K के इक्वल हैं। तो जब आप इसको इसके इक्वल पुट करोगे तो यहां से आपको क्या मिलेगा, यहां से आपको मिलेगा देखो mn बाई क्यू आर इक्वल टू K। जब हम लिखेंगे तो यहां से mn इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा K इंटू क्यू आर, तो यहां से K इंटू क्यू आर हो गया। ठीक है, इसी तरह जब हम ये वाला इक्वेशन ये ln बाई पी आर इसको K के इक्वल पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा ln इक्वल टू K इंटू पी आर, तो ln इक्वल टू K इंटू पी आर। यहां से हमको ये भी मिली है वैल्यू, इसको अभी हम एज इट इज ऐसे इक्वेशन 1 मान के चलते हैं। ठीक है, अब आगे देखो हमको क्या करना है। अब आपको यहाँ पे बेस और हाइपोटेनस का तो ठीक है कुछ ना कुछ रिलेशन मिल रहा है, लेकिन अभी हमारे पास परपेंडिकुलर वाली साइड के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, तो हम वो वैल्यू यहाँ पे फाइंड करते हैं। तो आप बताओ इस राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर क्या है, तो परपेंडिकुलर आप कहोगे एंगल ए के लिए क्या है, ML है। तो अगर ये साइड ML जो है यहाँ पे परपेंडिकुलर है तो इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम अगर इस ट्रायंगल में ML क्या हो जाएगा, तो ML क्या हो जाएगा, तो रूट हाइपोटेनस का स्क्वायर ln स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर mn स्क्वायर। ये कहां से मिला हमको, ये हमको मिला है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। ML इक्वल टू क्या हो गया, हाइपोटेनस का स्क्वायर ln का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू हमको यहां से देखो क्या पता है, तो ln की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, K इंटू पी आर रख सकते हैं। तो ln की जगह पे क्या रखेंगे, K पी आर रखेंगे तो K स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ln का स्क्वायर है। तो इसी तरह यहाँ पे K पी आर का स्क्वायर होगा, K स्क्वायर इंटू पी आर स्क्वायर माइनस mn की वैल्यू K इंटू क्यू आर है, तो यहाँ पे हो जाएगा K स्क्वायर इंटू क्यू आर। देखो K स्क्वायर कॉमन है, K स्क्वायर कॉमन ले लेंगे अंदर, तो ये हो गया K स्क्वायर और यहाँ पे बचेगा क्या, तो बचेगा पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर, इतना हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, ये किसकी वैल्यू है अभी, तो ये ML की वैल्यू थी। तो ML इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे K स्क्वायर है, जब रूट के अंदर K स्क्वायर है तो अगर रूट के बाहर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे K हो जाएगा, क्योंकि K स्क्वायर का इस रूट करेंगे तो K हो गया। रूट में क्या बचा आपके पास, तो रूट में है पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसकी वैल्यू आपको कहीं ना कहीं से मिल जाएगी। तो ये देखो पी आर और क्यू आर किस ट्रायंगल की साइड है, तो पी आर इस ट्रायंगल की साइड है और क्यू आर इस ट्रायंगल की साइड है। तो अगर इस वाले ट्रायंगल में अगर आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो तो यहीं पे देख लो, तो पी क्यू की वैल्यू क्या होगी, तो देखो पी क्यू फिर से क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो पाइथागोरस थ्योरम से पी क्यू की जो वैल्यू होगी वो होगी रूट हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो हाइपोटेनस पी आर है तो पी आर का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, क्यू आर का स्क्वायर। ये इतना हो गया। तो यहां से देखो रूट ओवर पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, तो हम पी क्यू रख सकते हैं। तो यहां से आपका हो गया K इंटू इसकी वैल्यू क्या रख सकते हैं, तो पी क्यू रख सकते हैं इंटू पी क्यू। ठीक है, इतना हो गया। अब आगे देखो ये वैल्यू है ML की, ML की वैल्यू क्या है, K इंटू पी क्यू है। तो अगर हम कहें कि जब ML इक्वल टू K इंटू पी क्यू है, तो अगर पी क्यू इधर ले आएंगे तो क्या होगा, देखो इधर 1 है, जब इधर ले आएंगे तो 1 से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा
ml डिवाइड बाय पी क्यू इंटू 1 क्या हो जाएगा, पी क्यू इक्वल टू के हो जाएगा आपका। तो इसको भी हम कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे कि इक्वेशन 1 और 2 से हमको कोई एक रिलेशन मिल रहा है। तो यहाँ पे हमको इक्वेशन 1 का काम है और इक्वेशन 2 का काम है, बाकी चीजें अभी हम यहाँ से हटा रहे हैं। आगे देखो, अब देखो यहाँ से इक्वेशन 1 में क्या है आपके पास, तो इक्वेशन 1 में ये था कि mn इक्वल टू के इंटू क्यू आर था, या ऐसे कह सकते हैं इसको कि mn बाई क्यू आर इक्वल टू के, और इसी तरह क्या था यहां से, क्या था ln अपान पी आर इक्वल टू के। ये चीज हमको इक्वेशन 1 से मिली। इक्वेशन 2 में क्या है, ml बाई पी क्यू इक्वल टू के। इक्वेशन 2 से हमारे पास क्या है, ml बाई पी क्यू इक्वल टू के। अब यहां से देखो सबका रेशियो क्या आ रहा है, के इक्वल आ रहा है। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि जो साइड mn है, mn अपान क्यू आर है, वो इक्वल होगा साइड ln अपान पी आर के, और वो इक्वल होगा साइड ml अपान पी क्यू के। ठीक है, यहां से देखो आप तीनों साइड का रेशियो इक्वल आ गया, और तीनों कौन सी साइड है, देखो यहाँ पे mn अपान क्यू आर, mn बाई क्यू आर बेस का रेशियो, करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो यहाँ पे mn बाई क्यू आर हो गया। उसी तरह ln अपान पी आर, ln अपान पी आर इसका हाइपोटेनस और इसके हाइपोटेनस का रेशियो भी सेम है, और ml अपान पी क्यू ये भी क्या है, इन तीनों का रेशियो क्या आ रहा था, के आ रहा था। तो इसका मतलब तीनों साइड का जो रेशियो है आपस में वो क्या है, इक्वल है। तो आप पढ़ेंगे ट्रायंगल चैप्टर में, जब तीनों करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो यहाँ पे सेम है, तो यहाँ पे एक क्राइटेरिया यूज होता है, और उस क्राइटेरिया का नाम है साइड साइड साइड। तो यहाँ पे हो जाएगा बाई ट्रिपल एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आप पढ़ेंगे ट्रायंगल वाला चैप्टर जब पढ़ेंगे, तो वहां पे सिमिलरिटी आपको सिखाई जाएगी, तो वहां पे ये आप पढ़ेंगे, तो ये ट्रायंगल इसके क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, तीनों जो करेस्पॉन्डिंग साइड थी उनका रेशियो सेम है। तो जैसे आप अभी तक 9th में कॉन्ग्रुएंसी पढ़े थे, उसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिमिलरिटी क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाएंगे। तो सिमिलर जब हो जाएंगे, तो वहां पे सिमिलरिटी के बाद आप कह सकते हैं कि इसके जो बाकी जो एंगल्स हैं, यहाँ पे साइड का रेशियो सेम आया है, तो जो करेस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो भी आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, जैसे देखो यहाँ पे ये करेस्पॉन्डिंग एंगल इसके सेम है क्योंकि दोनों 90 हैं। इसी तरह ये वाला करेस्पॉन्डिंग एंगल इसके सेम होगा क्योंकि अब सिमिलर हो गया है ट्रायंगल, और ये वाला एंगल इसके सिमिलर होगा। तो यहाँ से आप कह सकते हैं देयरफॉर एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, और यही हमको क्या करना था, तो यही हमको प्रूफ करना था। ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे प्रूफ करना होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, आपको कॉट थीटा की वैल्यू 7/8 गिवन है, तो इवेलुएट करना है हमको। फर्स्ट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और सेकंड कॉट स्क्वायर थीटा। तो हमको कॉट थीटा की वैल्यू पता है, तो बाकी इन दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ से देखो जो इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है पहले वो यूज कर लेते हैं। तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, फार्मूला पहले जानते हैं। कॉट थीटा इक्वल टू होता है बेस अपान में परपेंडिकुलर। तो बेस क्या है, परपेंडिकुलर है, ये तब तक नहीं जान पाएंगे जब तक हमको ट्रायंगल नहीं दिखेगा। तो एक ट्रायंगल ड्रा कर लेते हैं। ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ठीक है, समझने के लिए छोटा सा ही आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। अब यहाँ पे देखो इस ट्रायंगल का कुछ नाम दे देते हैं, बिना नाम के सब कुछ अधूरा है। ये ABC इसका क्या हो गया, नामकरण हो गया। बहुत अच्छा। अब देखो कॉट है लेकिन क्या है, एंगल कौन सा है, तो थीटा है। तो हम इसको कह देते हैं भैया ये वाला एंगल चलो थीटा हो जाओ। ठीक है, ये हो गया। अब यहां से देखो कॉट थीटा इक्वल टू बेस अपान परपेंडिकुलर होता है। तो ये बेस ये परपेंडिकुलर,
तो ये आपका बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। अब ऐसे तो हम लिख नहीं लेते हैं कि ये इसको लिख लें कि बेस की जगह पे है तो इसको लिख लें 7 और इसको 8 लिख लें, है ना। कॉट थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है, तो 7/8 गिवन है। तो आपको बताए थे क्या होता है, हम जब भी लिखते हैं तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, इक्वल टू यहाँ पे रेशियो है तो एक कॉमन रेशियो के इक्वल मान लेते हैं। अब यहाँ से आप कह सकते हो कि जो बेस होगा और वो क्या होगा, तो यहाँ से हो जाएगा 7K और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 8K। ठीक है, ये बता चुके हैं पहले के क्वेश्चन में। 7K हो गया, ये 8K हो गया। ये क्या हो जाएगा फिर, तो ये होगा आपका AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करने है तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर। AB कितना है, तो AB है 7K, 7K का स्क्वायर 49K स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। BC कितना है, 8K है तो 8 का स्क्वायर 64 इंटू K का स्क्वायर K स्क्वायर। अब 49 और 64 कितना होता है, तो 113 होता है और ये K स्क्वायर हो गया। AC की वैल्यू फाइंड करना है तो AC करेंगे तो यहाँ पे रूट लग जाएगा, तो इसका तो रूट होता नहीं है तो ये हो जाएगा 113 और K स्क्वायर का स्क्वायर रूट K हो गया। तो फाइनली AC की वैल्यू हमारे पास क्या है, तो AC की वैल्यू हमारे पास रूट 113 के हमको यहाँ से मिल गई। तो अब यहाँ से अब हम क्या करेंगे, तीनों साइड की लेंथ हमको पता है तो इसको भी लिख लेते हैं 113K। ठीक, अब ये सॉल्व करना है तो यहाँ पे हम साइन निकालें कॉस निकालें तो थोड़ा सा ज़्यादा लेंदी होगा, तो सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो अभी आप सॉल्व क्या करोगे, तो यहाँ से देखो a प्लस बी है और a माइनस बी है, इसी तरह नीचे भी a प्लस बी है a माइनस बी है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये आपका a समझो है, ये b है, ये a है, ये b है। तो ऊपर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर साइन थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ इसी तरह नीचे भी ये a ये b हो गया, तो a स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो अभी आप कोई आइडेंटिटी नहीं पढ़े हो ट्रिगोनोमेट्री की, कोई अभी थ्योरम और नहीं जानते हो, तो इसलिए हमको साइन और कॉस की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करना होगा। तो साइन और कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगा, तीनों साइड की लेंथ तो पता ही है, तो यहाँ से हम फार्मूले से साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, P/S परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है, तो परपेंडिकुलर है 8K, हाइपोटेनस कितना है, तो हाइपोटेनस है रूट 113 और K से K गायब हुआ आपका, तो साइन थीटा की वैल्यू 8/√113। इसी तरह कॉस थीटा इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, तो कॉस थीटा इक्वल टू B/H होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। बेस आपका है 7K डिवाइड बाई हाइपोटेनस आपका कितना है, रूट 113 इंटू K है, यहाँ से K कैंसिल हो गया। साइन और कॉस की वैल्यू आपके सामने है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं, ये फर्स्ट वाला था आपका, तो ये इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 ही होता है माइनस साइन थीटा की वैल्यू क्या है, तो साइन थीटा की वैल्यू है 8/√113 और होल स्क्वायर डिवाइड बाई 1 का स्क्वायर फिर से 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। कॉस थीटा की वैल्यू है 7/√113 होल स्क्वायर। ठीक है, अब सॉल्व भी करना है तो सॉल्व कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से 1 का स्क्वायर तो 1 ही हुआ माइनस 8 का स्क्वायर 64 और यहाँ से रूट 113 का स्क्वायर करेंगे तो रूट गायब होके 113 और इसी तरह नीचे भी क्या हो जाएगा 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 और ये 113। ठीक है, अब एलसीएम लेके सॉल्व करना है। यहाँ से ऊपर एलसीएम 113, यहाँ से मल्टीप्लाई 113 माइनस 64 और पूरे का डिवाइड ये 113 माइनस 49 नीचे फिर से 113, इससे ये कैंसिल हो गया। अब देखो 113 माइनस 64 49 होता है और इसी तरह 113 माइनस 49 64 होता है। तो यही तो करना था हमको, इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी। तो फर्स्ट वाले का आंसर क्या आ गया, 49 डिवाइड बाई 64, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है,
अब इसी तरह देखो सेकंड पार्ट में क्या करना है, कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। भाई कॉट थीटा की वैल्यू 7/8 है, तो कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप कहोगे 7/8 का स्क्वायर कर दो, है ना। जैसे a की वैल्यू पता है तो a स्क्वायर की वैल्यू क्या होगा, उसका स्क्वायर कर देंगे। तो वैसे ही कॉट थीटा की वैल्यू 7/8 है, तो कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू 7/8 का होल स्क्वायर, तो 49/64। कहने का मतलब दोनों का आंसर सेम ही आएगा। तो ये सॉल्यूशन हुआ क्वेश्चन नंबर 7 का।